नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इलेक्ट्रो ज्ञान के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी सही चल रही होगी। तो इसी बीच जो हमारा ये सीरीज चल रहा है यूट्यूब पे पूरा इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का, जिसके अंदर हम मल्टीपल एग्जाम कवर कर रहे हैं, उनके बीच जो थोड़ा दिनों का जो गैप आया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि उनमें अपनी प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट की होगी। आप लगातार जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो क्वेश्चन हैं, जो पीछे कंसेप्ट हो चुके हैं, उनका आपने अच्छे से रिवीजन किया होगा। साथियों, आज से हम दोबारा हमारे इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हमारा बेसिक्स कंप्लीट हो चुका था। एक बार यदि हम देखें जो जो टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं इस सीरीज के अंदर बेसिक्स के अंदर, वो हमारे वैद्युतीय पदार्थ थे। वैद्युतीय पदार्थ हमने पढ़े धारा के आधार पर, ठीक है। उसके बाद हम बेसिक्स में आए, हमने जैसे कूलाम का नियम पढ़ा। कूलाम का नियम हमारा कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद हमने धारा यानी विद्युत धारा को पढ़ा। विद्युत धारा के बाद हमने वोल्टेज को पढ़ा यानी विभवांतर को पढ़ा। वोल्टेज के बाद जो हमने बेस दो टर्म्स पढ़ी हैं वो थी हमारी ऊर्जा और शक्ति। एक हमने पढ़ी ऊर्जा और एक हमने पढ़ी शक्ति। तो ये सारे बेसिक्स के जो टॉपिक हैं, मैं मान के चलता हूं कि आपको बिल्कुल क्लियर है, इनकी परिभाषाएं क्लियर है, इनके सूत्र आपको क्लियर है। तो अब हम विद्युत धारा का जो अगला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, उसमें हम देखेंगे कि हमारे सर्किटों के अंदर जो एलिमेंट लगते हैं, जो भी एलिमेंट लगते हैं, मतलब जो भी अवयव लगते हैं, तत्व आप बोल सकते हैं, जो भी अवयव तत्व जो लगते हैं किसी भी परिपथ के अंदर, सबसे पहले हम देखेंगे कि परिपथ कहते किसे हैं। तो विद्युत परिपथ की हम परिभाषा देखेंगे सबसे पहले, फिर उस परिपथ में लगने वाले तत्वों परिपथ में लगने वाले तत्वों की हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों। तो आपके ये एएलपी, आरवीपीएन, पीएसपीसीएल जो भी टेक्निकल एग्जाम है जिसके अंदर आपकी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पूछी जाती है, उसके अंदर ये कारगर सिद्ध होने वाला आपके लिए क्लासेस रहेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है कि परिपथ और परिपथ के अवयव, जिसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं कि परिपथ क्या होता है। कोई भी विद्युत परिपथ, परिपथ इसे इंग्लिश में आप बोलते हैं सर्किट। सर्किट इसे बोलते हैं आप विद्युत परिपथ या विद्युत सर्किट। विद्युत परिपथ या विद्युत सर्किट वह एक रास्ता कह सकते हैं आप, कि वह एक मार्ग या एक पथ जो विद्युत धारा को मार्ग या पथ प्रदान करता है, वो कौन होता है, विद्युत परिपथ। ये आप सामान्य भाषा में बोल सकते हैं। परंतु इसकी यदि हम परिभाषाएं लिखें, कि हम यदि परिभाषा लिखें तो हम लिखेंगे कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो से अधिक कौन से आपके विद्युत विद्युत के जो तत्व है, तो दो या दो से अधिक तत्व, तत्व कौन से, विद्युत तत्व, इसे आप कहेंगे एलिमेंट। आगे हम चर्चा करेंगे किसे आप एलिमेंट कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक एलिमेंट का एक ऐसा समूहन, कैसा, दो या दो से अधिक तत्व या एलिमेंट का एक ऐसा समूहन, का एक ऐसा समूहन। समूहन का अर्थ है कि आप उसे संयोजन यानी किस प्रकार जोड़ते हैं, तो उसे ही आप क्या बोलते हैं, संयोजन। समूहन बोल सकते हैं आप या संयोजन बोल सकते हैं। संयोजन जो क्या करेगा, संयोजन जो एक किस प्रकार का, बंद लूप, बंद लूप यानी क्लोज पाथ, बंद लूप अर्थात क्लोज पाथ या क्लोज लूप, क्लोज लूप क्लोज लूप बनाता है वैद्युत परिपथ कहलाता है।
वैद्युत परिपथ कहलाता है। कौन कहलाता है? आपका सर्किट या परिपथ, यानी आप विद्युत में किसे परिपथ कहते हैं? तो आप कहते हैं कि दो या दो से अधिक तत्व। अब यहां पर आप गौर करने लायक बात यह है कि सबसे पहली बात, आप तत्व किसे कहते हैं, उसके बाद आपका क्लोज लूप क्या होता है, समूहन का अर्थ जोड़ना हो ही गया, ठीक है। तो किसी भी परिपथ को बिल्ड करने के लिए, किसी भी परिपथ को बनाने के लिए आपको कितने तत्व की आवश्यकता होती है? दो, कम से कम दो या दो से अधिक। तो कम से कम आपको दो तत्व चाहिए होंगे। आप कहेंगे सर हमने आईटीआई में पढ़ा कि हमें 5 चाहिए, एक सुरक्षा युक्ति चाहिए, एक नियंत्रण युक्ति चाहिए। तो वो युक्तियां हैं। आप देखेंगे कि किसी भी सर्किट को डिजाइन करने के लिए आपसे जब पूछ लिया जाए कि कम से कम किन तत्वों की आवश्यकता होती है, तो वहां आपका उत्तर आना चाहिए 2। और किस आधार पर आना चाहिए ये थोड़ी देर बाद हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो परिपथ आपको समझ में आ गया है। आप कहेंगे सर परिपथ के साथ साथ एक शब्द आता है नेटवर्क। परिपथ के साथ साथ एक शब्द आता है नेटवर्क। नेटवर्क, नेटवर्क क्या होता है? अब सर्किट समझ चुके हैं, सर्किट और नेटवर्क में क्या अंतर है। यदि किसी बच्चे को इसमें थोड़ा डिफरेंस है, नहीं कर पा रहा है, तो उसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं कि सर्किट और नेटवर्क में क्या अंतर होता है। अर्थात आपका जो परिपथ होता है और आपका जो नेटवर्क होता है वो किस प्रकार भिन्न है। तो देखिए साथियों, परिपथ का किसी भी हाल में यदि आप परिपथ को ऑपरेट करते हैं तो परिपथ आपका पूर्ण तरह से क्या होना चाहिए? क्लोज पाथ में होना चाहिए, क्लोज लूप में, अर्थात बंद होना चाहिए। क्योंकि जब आपका परिपथ बंद होगा पूर्ण तरीके से तो ही विद्युत का प्रवाह होगा। इसके विपरीत जो आपका नेटवर्क है, इसमें मतलब जरूरी नहीं है कि परिपथ बंद हो। तो नेट जो आपका परिपथ है उसमें तो जो तत्व है उनका समूहन बंद होना आवश्यक है, अति आवश्यक है, परंतु नेटवर्क में ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। तो देखिए, यदि हम एक ड्रॉ करें परिपथ, यहां पर एक परिपथ बनाए, ये हमारे परिपथ का, सबसे पहले हम छोटा परिपथ एक बनाते हैं जिसमें हमने एक प्रतिरोध लिया है और एक वोल्टेज सोर्स लिया है कोई। एक हमारे पास R मान का प्रतिरोध है और V मान का हमारे पास क्या है? एक वोल्टेज सोर्स है। तो आपने क्या देखा कि ये, इसे आप क्या बोलते हैं? एक परिपथ। अब हम वो परिभाषा इस पे अप्लाई करते हैं, ये कि दो या दो से अधिक तत्व। तो तत्व आप समझ चुके हैं, इसे बोलते हैं तत्व। एक आपका पहला तत्व इसमें क्या है? प्रतिरोध, ये आपका प्रतिरोध है, प्रतिरोध। और दूसरा आपका तत्व क्या लगाया आपने? वोल्टेज, इसे बोलते हैं वोल्टेज स्रोत, वोल्टेज स्रोत। तो दो तत्व आपने किसी भी परिपथ के लिए लगाए, तो कम से कम दो परिपथ आपको चाहिए कोई भी एक परिपथ बनाने के लिए। तो यहां तक परिभाषा हो चुकी है। इसके बाद देखिए, दो तत्व आप ला चुके हैं, उसके बाद एक ऐसा समूहन जो किस प्रकार का? बंद लूप बनाए। अब देखते हैं कि हम बंद लूप क्या होता है। बंद लूप, बंद लूप का अर्थात है साथियों, ये वोल्टेज सोर्स है। तो आप समझ चुके हैं कि वोल्टेज सोर्स, ठीक है, हम पीछे की क्लास में वोल्टेज को पढ़ के आ चुके हैं और धारा को पढ़ के आ चुके हैं। तो वोल्टेज एक बल है, ठीक है, दोनों टर्मिनल के बीच का अंतर है, जिससे क्या हमारी प्रभावित होगी? इस सोर्स से। यदि ये स्रोत है तो इससे क्या प्रभावित होगी? हमारी विद्युत धारा, विद्युत धारा प्रभावित होगी साथियों। तो देखिए, इस स्रोत से जो विद्युत धारा निकलेगी, आपने क्या देखा कि इस स्रोत से विद्युत धारा निकलेगी, जिसे मैं आई से प्रदर्शित कर रहा हूं। तो इस स्रोत से निकलने वाली धारा, एक तो स्रोत से धारा निकली और एक आपने जो ये प्रतिरोध लगाया है, तो प्रतिरोध क्या करेगा? प्रतिरोध धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, अर्थात वो धारा की खपत करता है। कौन? प्रतिरोध। तो इसके अंदर धारा इंटर करेगी, इस प्रतिरोध के अंदर धारा इंटर करेगी। तो आपने क्या देखा? दो जो तत्व आपने लगाए हैं उनमें से एक तो धारा को क्या कर रहा है? प्रोड्यूस, मतलब जिससे धारा निकल रही है, और एक धारा की क्या कर रहा है? खपत, मतलब जिसके अंदर धारा जा रही है। तो एक तत्व से धारा बाहर की ओर यानी निकल रही है और एक आप कह सकते हैं कि तत्व है उसमें धारा जा रही है। तो यहां तक आप कंप्लीट कर। अब देखिए, धारा के जाने का मार्ग, अगर यहां से धारा चली है, अगर यहां से धारा चलती है, देखिए यहां से अगर धारा चलती है तो ये इसके लिए एक बंद मार्ग है और ये घूम करके वापस यहीं आ जाएगी। तो आपने क्या देखा? हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं धारा में कि धारा वोल्टेज या किसी भी स्रोत के कौन से टर्मिनल से निकलती है, या सेल की बात अगर हम करें तो आपने वहां देखा था कि धारा हमेशा ही धनात्मक टर्मिनल से बाहर निकलती है और ऋणात्मक टर्मिनल में एंटर करती है, अर्थात उसमें प्रवेश करती है। तो आपने यही देखा कि यदि धनात्मक टर्मिनल से धारा निकलती है तो वो क्या बनाती है? एक
बंद परिपथ, बंद रास्ता है, ये क्लोज परिपथ है, मतलब इसी के अंदर ही धारा का प्रवाह होगा। तो ये हो गया आपका क्लोज पाथ, इसे ही आप क्या बोलते हैं, बंद लूप, बंद लूप। तो ये है आपका वो बंद लूप जिसके अंदर धारा प्रवाहित होती है। अब देखिए उसके अलावा अब नेटवर्क देखते हैं, ये तो था आपका परिपथ। अब नेटवर्क क्या होता है, देखिए नेटवर्क था कुछ इस प्रकार, ये आपका एक प्रतिरोध, ये आपका दूसरा प्रतिरोध। देखिए अब साथियों दो आपके पास परिपथ है, एक ये रहा और देखिए अगर मैं यहां इसके वोल्टेज सोर्स लगाऊं एक, ठीक है, तो यदि मैं इसे 1 नंबर देता हूं तो ये अपने आप में क्या है, एक परिपथ है। परिपथ के लिए क्या शर्त है कि दो एलिमेंट उसमें होने चाहिए, दो तत्व होने चाहिए। तो दो तत्व देखिए, प्रतिरोध इसमें दो है और एक वोल्टेज सोर्स है, कम से कम दो होने चाहिए, इसमें तो 3 हो गए, तो इसकी शर्त पूरी होगी, इसकी भी शर्त पूरी हो गई। परंतु आप देखिए तो ये क्या है, सर्किट है, और ये भी एक सर्किट है। जब दोनों अलग अलग हैं तो ये सर्किट है, लेकिन देखिए जब इसमें से धारा जाएगी, इसमें से धारा जब निकलेगी और इसमें धारा जब एंटर करेगी, जब इसमें धारा एंटर करेगी तो देखिए इसका जाने का रास्ता कुछ इस प्रकार, और ऐसे घूम के ये धारा अपना क्या कर लेगी, मार्ग पूरा। जब धारा यहां आएगी तो इसको जाने का एक रास्ता और मिल जाएगा इधर वाला, लेकिन इस जो परिपथ है इसकी धारा आपको इसमें एक बंद लूप बनाती हुई दिखेगी। अब आपने क्या देखा कि जो ये रास्ता है, जिस रास्ते से धारा दूसरे परिपथ में जा रही है, तो इसमें जब धारा जाएगी तो यहां से धारा अगर चलनी शुरू होती है तो ये भी अपना एक पूर्ण परिपथ बना लेगी। तो ये दोनों आपस में परिपथ हैं, लेकिन जब मैं इनको जोड़ रहा हूं, यहां से जब मैंने इस तार से इसको जोड़ा है, उसके बाद ये क्या हो गया, नेटवर्क। क्योंकि नेटवर्क के लिए एक, अगर ये सर्किट होता तो इसमें करंट का मान है वो इक्वली फ्लो होना चाहिए था, जबकि इसके अंदर अलग लूप है, इसके अंदर अलग लूप है। तो ये दोनों जब भिन्न भिन्न है तो ये परिपथ है, और जब ये एक साथ हैं तो ये क्या है, नेटवर्क। तो उम्मीद है कि आप परिपथ और नेटवर्क में अंतर कर पाए होंगे। परिपथ के लिए बंद लूप का होना आवश्यक है और नेटवर्क के लिए बंद लूप का होना आवश्यक, ज्यादा आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो हम आ चुके थे परिपथ पे, परिपथ आप समझ चुके हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि तत्व उस जो आपने परिपथ बनाया है इसके अंदर लगने वाले आपके क्या तत्व या एलिमेंट्स, एलिमेंट अर्थात तत्व। ठीक है, अर्थात तत्व। तत्व क्या होते हैं, तत्व यानी कि जो युक्तियां या जो ऐसे कंपोनेंट्स आप यूज करेंगे उस परिपथ में। ठीक है, अब देखिए तत्व भी किस आधार पर आप चुनते हैं, तत्व आप देखेंगे ऊर्जा के आधार पर। ऊर्जा के आधार पर तत्व कितने प्रकार के होते हैं आपके पास, तो ऊर्जा के आधार पर तत्व देखे जाते हैं। तो यहां हम देखें कि तत्व को आप किस प्रकार देख रहे हैं, तो एलिमेंट किसके आधार पर, ऊर्जा के आधार पर, ऊर्जा के आधार पर। अर्थात यदि एक सर्किट आप ड्रॉ करते हैं जो आपके पास कुछ इस प्रकार है, इसमें ये एक प्रतिरोध है, ये एक वोल्टेज सोर्स है, अब देखिए ऊर्जा के आधार पर आपके पास दो, किस प्रकार, क्योंकि देखिए यहां से क्या फ्लो हो रही है, करंट, विद्युत धारा, और विद्युत धारा किसका रूप है, एक ऊर्जा का ही रूप है। ठीक है, तो ऊर्जा के आधार पर अब हम देखने वाले हैं कि एलिमेंट किसे कहते हैं। तो ऊर्जा के आधार पर आपके पास दो प्रकार के एलिमेंट होते हैं, दो प्रकार के तत्व होते हैं, किसके आधार पर, ऊर्जा के आधार पर। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। देखिए एक होगा जो परिपथ को ऊर्जा प्रदान करेगा, एक होगा जो परिपथ को ऊर्जा, अब इनमें से ऊर्जा प्रदान कौन करेगा, तो वोल्टेज सोर्स से ही तो करंट निकलती है, तो ये पूरे परिपथ को क्या देने का काम करता है, ऊर्जा देने का काम करता है। ये वोल्टेज स्रोत है आपका, वोल्टेज स्रोत जो किसका काम कर रहा है, ऊर्जा देने का परिपथ में। और एक आपके पास क्या है, ये प्रतिरोध, ये जो प्रतिरोध है ये क्या कर रहा है, धारा की खपत कर रहा है, उस ऊर्जा की क्या कर रहा है, खपत कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं हमारे पास दो प्रकार के क्या होते हैं, तत्व,
दो प्रकार के तत्व, एक जो क्या करता है ऊर्जा की खपत करता है और एक ऊर्जा को प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड यानी सर्किट को देता है। तो अब आप समझ चुके हैं कि कितने आपको तत्व चाहिए या कितने एलिमेंट चाहिए एक परिपथ को पूर्ण बनाने के लिए। आपको चाहिए दो, एक ऊर्जा को देने वाला और एक उस ऊर्जा को खपत करने वाला। अच्छा, इसके आधार पर यदि हम देखें कि आपके पास एक सर्किट आप बनाते हैं जिसमें आपने एक प्रतिरोध लिया और एक दूसरा प्रतिरोध लिया, तो क्या आप इसे एक परिपथ कह सकते हैं? मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या आप इसे परिपथ कह सकते हैं, जबकि इसमें ये R1 ये R2, तो पहला प्रतिरोध और दूसरा प्रतिरोध, दो प्रतिरोध लगे हुए हैं। क्या मात्र दो प्रतिरोध लगने से उसे आप पूर्णतः परिपथ कह सकते हैं? तो आपका जवाब आएगा नहीं। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि देखिए परिभाषा अगर आप देखेंगे तो उसमें कहा था कि दो तत्व होने चाहिए, तो आप कहेंगे सर एक R1 प्रतिरोध है एक R2, मतलब दो प्रतिरोध हैं हमारे पास, तो दो तत्व तो कंप्लीट हो गए। परंतु परिभाषा पूर्णतः सत्य नहीं हुई, क्योंकि वो जब तक नहीं होगी जब तक दोनों में से एक तत्व आपका ऊर्जा खपत करने वाला ना हो और कोई एक तत्व आपका ऊर्जा सर्किट को प्रदान करने वाला ना हो। देखिए ऊर्जा की खपत ये प्रतिरोध भी करेगा और ऊर्जा की खपत, मतलब दोनों ही प्रतिरोध इसमें क्या करने वाले हैं, ऊर्जा की खपत, जबकि इसमें ऊर्जा प्रदान करने वाला कोई भी तत्व नहीं है। तो इसे आप सर्किट नहीं कह सकते। तो इसे आप क्या नहीं कहेंगे? सर्किट नहीं कह सकते। मैं मान करके चलता हूं कि यहां तक आपको कंप्लीट होगा। ठीक है, अब देखिए ऊर्जा खपत करने वाला प्रतिरोध से, अब आपके घर में जो भी लैंप है ना, फैन है, उसमें वाइनिंग की हुई है, वाइंडिंग की हुई है, तो हर एक उसमें किसकी वायरिंग की हुई है, किसकी वाइंडिंग की हुई, तो वो एक धातु की तार की है, चाहे वो कॉपर हो चाहे वो एल्यूमिनियम हो। ठीक है, तो एक धातु की तार है। यदि हम उस बल्ब को ये माने कि आपका एक विद्युत लैंप है और ये कोई वोल्टेज सोर्स है, तो इस लैंप को ऊर्जा देने का काम कौन करता है, जिससे कि ये ब्राइट हो पाएगा, जल पाएगा? तो आपका वोल्टेज सोर्स ऊर्जा देने का काम करता है, और उस ऊर्जा को खपत कौन करता है? आपका ये विद्युत बल्ब खपत करता है ना उसकी। तो ये आप यहां तक क्लियर कर चुके हैं। तो दोबारा यदि हम इसे एक बार देखें, रिवाइज करें अच्छे से, तो परिपथ की परिभाषा यदि हम देखें तो परिपथ की परिभाषा थी कि दो या दो से अधिक तत्व या एलिमेंट का एक ऐसा समूहन या संयोजन जो एक बंद लूप का या क्लोज लूप का क्या करता है, बनाता है या निर्माण करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ बोलते हैं। तो विद्युत परिपथ हो गया हमारा। उसके बाद हमने देखा कि नेटवर्क किसे कहते हैं, यानी परिपथ और नेटवर्क में यदि आपको अंतर करना है तो किस प्रकार देखते हैं आप कि परिपथ के लिए, परिपथ बनाने की क्या शर्त है कि परिपथ के लिए हमेशा ही लूप कैसा होगा, एक बंद लूप होगा, एक क्लोज पाथ होगा। ठीक है, परंतु नेटवर्क के लिए क्लोज पाथ होना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा, तो ये हमने सर्किट देख लिया था परिपथ, और ये हमने नेटवर्क देख लिया था। ठीक है साथियों, उसके बाद अब हम देखने जा रहे हैं कि तत्व किसे बोलते हैं। आप तत्व, तो तत्व आपके पास आया कि ऊर्जा के आधार पर बताइए। ऊर्जा के आधार पर कितने होते हैं आपके पास? दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं ये? दो प्रकार के। कौन से? एक ऊर्जा को परिपथ में जो देगा, है ना, प्रोवाइड जो करवाएगा, और एक ऊर्जा की क्या करेगा? खपत करेगा। तो आपके पास निकल करके आए, एक ऊर्जा की खपत करता है और एक ऊर्जा को देता है सर्किट के अंदर। ठीक है, तो उसके आधार पर अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? तत्व। तो अब देखिए साथियों, अब आएगा एक चार्ट जो आपको याद करना है, काफी जगह आपके काम आएगा। ठीक है, वो चार्ट, क्योंकि उस चार्ट के अंदर ही आप पूरे तत्वों को समझ जाएंगे। ठीक है, कितने प्रकार के तत्व होते हैं। ठीक है, उसके अंदर अलग अलग जो पूरा एक चार्ट जो ये जो बनने जा रहा है, अब इसे आप अच्छे से माइंड में रखेंगे ताकि कभी भी आपको इधर उधर हड़बड़ाहट ना करना पड़े, कि वो सीधा आपको चार्ट याद रहेगा माइंड में, आप पहुंच जाओगे कि आपको किस तत्व की आवश्यकता है। तो अब हम देखने जा रहे हैं तत्व यानी एलिमेंट। एलिमेंट ऊर्जा के आधार पर हम देख चुके हैं कि दो प्रकार के होते हैं, एक जो ऊर्जा को खपत करते हैं और एक जो ऊर्जा को सर्किट में देते हैं। अब देखिए इसी गुण को, ऊर्जा को खपत करना या ऊर्जा को देना, समझ रहे हैं आप? ऊर्जा को खपत करना या फिर ऊर्जा को परिपथ में देना, इसी गुण को हम बोलते हैं
किसका, सक्रिय और निष्क्रिय का गुण। तो दो प्रकार के आपके पास एलिमेंट आते हैं, तत्व आते हैं। एक आता है निष्क्रिय, एक आता है आपके पास निष्क्रिय। इंग्लिश में आप लिखते हैं पैसिव एलिमेंट। एक होता है पैसिव जिसे आप कहते हैं निष्क्रिय, निष्क्रिय। और एक होता है आपके पास एक्टिव एलिमेंट, एक्टिव एलिमेंट। एक्टिव को आप क्या बोलते हैं, सक्रिय, सक्रिय तत्व। एक होता है आपके पास एक्टिव तत्व यानी सक्रिय तत्व, और एक होता है आपके पास निष्क्रिय यानी पैसिव एलिमेंट। ये क्या करते हैं, ऊर्जा की खपत करते हैं, ठीक है। और इसको हम अलग से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम किसको देख लेते हैं, एक्टिव। एक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, तो जो सक्रिय होते हैं वो भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। सक्रिय भी कितने प्रकार के आगे होते हैं, आगे दो प्रकार के हो जाते हैं सक्रिय। एक होता है साथियों आपका आदर्श, एक हो जाता है आदर्श यानी आइडियल, आइडियल क्या बोलते हैं, आदर्श। और एक हो जाते हैं आपके प्रैक्टिकल यानी प्रायोगिक, प्रैक्टी यानी प्रायोगिक, प्रायोगिक। एक हो जाते हैं आपके आदर्श यानी क्या हो गया, आइडियल, और एक हो गया प्रैक्टिकल यानी प्रायोगिक। किसे आप आदर्श कहते हैं और किसे आप प्रायोगिक कहते हैं, अंतर समझिएगा। आदर्श तत्व आपके वो हैं जो आप मान करके चलते हैं, है ना, जिनका आप ये कह सकते हैं कि ऊर्जा खपत कम शून्य होगा। आदर्श मतलब जो हम मान करके डिसाइड करके जो बनाते हैं किसी भी युक्ति को, तो हमारा एक आदर्श होता है, ठीक है। और प्रायोगिक जो आप यूज में लेते हैं, प्रैक्टिकल में जो हमारे काम आते हैं, समझ गए आप। जैसे हम कहते हैं कि यदि हम कोई बल्ब का डिजाइन कर रहे हैं, यदि कोई ऐसी युक्ति डिजाइन कर रहे हैं, है ना, जो क्या करे, जिसका प्रतिरोध न्यूनतम हो, हम कह सकते हैं कि जिसका प्रतिरोध 0 हो। परंतु आप भी जानते हैं कि विद्युत के इस जग में, है ना, विद्युत के इस जितने भी इलेक्ट्रिकल या कंपोनेंट है, आप जानते हैं कि उनका प्रतिरोध यदि है ना, यदि वो धातु विद्युत धारा पे ऑपरेट हो रही हैं, उनके अंदर कोई धातु की चीज है, अर्थात उनके अंदर प्रतिरोध है, ठीक है। तो जिनके अंदर प्रतिरोध है, ऐसी कोई भी युक्ति नहीं है जिसका वो विद्युत खपत ना करे, तो ऊर्जा की खपत ना करे, ऐसी कोई भी युक्ति नहीं है। तो जब हम कहते हैं कि ये ऊर्जा की खपत नहीं करेगा, तो वो हो गया एक आदर्श। और जो वो प्रायोगिक में खपत करता है, उसे हम कह देते हैं प्रैक्टिकल में जो हमारे यूज में आते हैं, ठीक है। तो एक होता है आदर्श और एक होता है प्रैक्टिकल। आदर्श होते हैं साथियों दो प्रकार के, अब आगे आप याद करेंगे। इस चार्ट को आप इतने अच्छे से याद कीजिएगा, बिल्कुल आपके माइंड में एकदम फिट बैठ जाए। देखिए, दो प्रकार के होते हैं आपके आदर्श। एक होता है साथियों वोल्टेज स्रोत। कौन सा, वोल्टेज, वोल्टेज स्रोत, आदर्श वोल्टेज स्रोत। एक होता है आपका धारा स्रोत, धारा स्रोत। तो आदर्श आपके पास दो होते हैं, एक होता है वोल्टेज स्रोत और एक होता है धारा स्रोत। उससे पहले जब भी वोल्टेज स्रोत लिखा जाए, याद रखेंगे आप, जब भी वोल्टेज स्रोत लिखा जाए, जब भी क्या लिखा जाएगा, वोल्टेज स्रोत। तो किस प्रकार बनाएंगे आप वोल्टेज स्रोत को, जब आदर्श की बात हो रही है, याद रखिएगा, जब हम आदर्श की बात कर रहे हैं, तो वोल्टेज स्रोत को हमेशा ही आप डिफाइन करेंगे प्लस और माइनस से। इसे डिफाइन करेंगे आप प्लस और माइनस से, और इसके ऊपर एक राउंड शेप आएगी, गोलाकार, समझ गए। राउंड शेप बनाएंगे आप, और चलिए इसको मैं थोड़ा अच्छे से बना ही देता हूं। ये प्लस और ये माइनस, तो ये किसको दर्शाएगा, आपके वोल्टेज स्रोत को। और जब हम बात कर रहे हैं इसकी धारा स्रोत की,
धारा स्रोत। धारा स्रोत को आप किस प्रकार दर्शाते हैं? धारा स्रोत को दर्शाते हैं आप साथियों एक एरो से, इस एरो से। तो यदि राउंड के अंदर, राउंड शेप के अंदर यदि एरो बना हुआ है यानी एक तीर बना हुआ है, तो वो कौन सा स्रोत है? धारा स्रोत। जबकि अगर राउंड शेप के अंदर प्लस और माइनस, क्योंकि वोल्टेज को आप प्लस और माइनस से ही तो दर्शाते हैं, तो यदि प्लस और माइनस बना हुआ है तो वो क्या है आपका? तो वो है आपका वोल्टेज स्रोत। और यदि एरो बना हुआ है राउंड शेप में तो वो क्या है आपका? धारा स्रोत। तो ये बात हम कर रहे हैं आदर्श की, आदर्श धारा वोल्टेज स्रोत और आदर्शी धारा स्रोत। अब हम वापस आते हैं उसी पे। तो दो थे आपके पास, तो यहां भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बना ले यहाँ पे वोल्टेज स्रोत के लिए प्लस और माइनस, धारा स्रोत के लिए आप क्या बनाएंगे? एक एरो। क्या आपने, तो आदर्श हमारा यहीं तक है। आदर्श में सिर्फ, क्योंकि आदर्श चीजें प्रैक्टिकल में नहीं आती हैं, जो हम प्रैक्टिकल में अब जो यूज करने वाले हैं जिन एलिमेंट्स को, तो वो है आपके प्रैक्टिकल यानी प्रायोगिक। प्रायोगिक मतलब जो आप प्रैक्टिकल में यूज लेते हैं। तो वो कितने प्रकार के हैं? वो होते हैं साथियों दो प्रकार के। ये भी आगे दो प्रकार के आएंगे। तो आपको इसी प्रकार इस चार्ट को याद करना है कि तत्व कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक होता है सक्रिय, एक होता है निष्क्रिय। फिर आप आएंगे सक्रिय पे, तो आपको याद होना चाहिए कि सक्रिय दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आदर्श, एक होता है प्रायोगिक। फिर आप आएंगे आदर्श पे, तो आदर्श दो प्रकार के, एक वोल्टेज स्रोत और एक धारा स्रोत। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? प्रायोगिक की। तो प्रायोगिक में जो दो आते हैं, प्रायोगिक में जो दो आते हैं साथियों, एक होता है आपका डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब होता है आश्रित, और एक होता है इनडिपेंडेंट, मतलब जो किसी पे आश्रित नहीं होता, जो स्वतंत्र होता है। तो एक होता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट अर्थात, अर्थात जिसे आप कहते हैं स्वतंत्र, जिसे आप क्या बोलते हैं? स्वतंत्र। इन दी, यानी स्वतंत्र। और एक होते हैं डिपेंडेंट यानी आश्रित। यानी आश्रित। आश्रित का मतलब क्या हुआ? जो किसी पे क्या करेंगे? निर्भर करते हैं। और स्वतंत्र जो किसी पे निर्भर नहीं होते। अभी तक आप भी अपने पेरेंट्स पे निर्भर हैं, मतलब आश्रित है। और जब आप खुद जॉब लग जाएंगे, खुद कमाने लग जाएंगे, तो आप क्या हो जाएंगे उनके लिए? आप स्वतंत्र हो जाएंगे ना। तो अब हम देख चुके थे कि दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट यानी स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र, और डिपेंडेंट यानी आश्रित। ठीक है साथियों। निष्क्रिय को यहां पर एक बार हम लिख लेते हैं। तो निष्क्रिय होते हैं तीन प्रकार के, क्योंकि ये खुद में टॉपिक है। अगला टॉपिक हमारा इन्हीं पर ही रहेगा। सबसे पहला आता है इसमें आपका आर। ठीक है, उसके बाद आपका आता है इसमें एल, और उसके बाद आता है आपका सी। आर, एल और सी। आर को आप लिखते हैं रेजिस्टेंस, एल को आप बोलते हैं इंडक्टर, और सी को आप बोलते हैं कैपेसिटर, अर्थात प्रतिरोध, प्रेरक और संधारित्र। तो ये तीन आपके बड़े टॉपिक हैं जो आगे आने वाले हैं। पहले हम किसको कवर कर रहे हैं? इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को। तो अब देखते हैं स्वतंत्र। स्वतंत्र कौन से होते हैं? स्वतंत्र में भी दो आएंगे, सेम वही। एक आएगा आपका वोल्टेज सोर्स, एक आएगा आपका कौन सा? वोल्टेज सोर्स। एक आएगा आपका वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज स्रोत। और एक आएगा आपका धारा स्रोत, धारा। एक वोल्टेज स्रोत और एक धारा स्रोत।
उसके बाद अब देखते हैं हम इंडिपेंडेंट को। इन्हें याद करना आवश्यक है क्योंकि ये पेपर में डायरेक्ट विद डायग्राम्स आ जाते हैं, क्योंकि इनकी आकृति भिन्न है। भिन्न इस प्रकार है क्योंकि हमने देखा कि जो किस प्रकार के होंगे, आदर्श होंगे, ठीक है, वो किस प्रकार आपको मिलेंगे, राउंड शेप के अंदर, और प्लस माइनस लिखा होगा, राउंड शेप के अंदर एरो होगी, ठीक है। अब बात होती है कि इंडिपेंडेंट की, जो किसी पर आश्रित नहीं होते, तो वो किस प्रकार लिखे जाएंगे वो देखते हैं। तो इसका एक चार्ट मैं आपको अलग से बना देता हूं। इंडिपेंडेंट के अलग से ये होते हैं कितने प्रकार के हैं, ये होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। तो अब हम इनको पढ़ते हैं। देखिए पहला इनमें कौन सा होता है, आश्रित की बात करें तो पहला होता है साथियों, सबसे पहले आप ये याद रखेंगे कि जो आश्रित होते हैं वो किस आकार में बनाए जाते हैं, डायमंड की आकार में, इस आकार में बनाए जाते हैं। इस प्रकार आपके क्या बनाए जाते हैं, जो डिपेंडेंट है, जो आश्रित है, ये आपका किसका प्रतीक है, आश्रित का। होते कितने प्रकार के हैं, ये 4। तो पहला प्रकार हम डिस्कस करते हैं। आइए पहला, उसी डायग्राम को हम लेके आए थे, ठीक है, और यहीं पर हम साथ ही दूसरा कर लेते हैं। तो आप समझ चुके हैं कि जो डायमंड शेप जो होती है, डायमंड शेप किसकी होती है, हमेशा ही आश्रित वालों की। तो देखिए यदि इसके अंदर बना हुआ है प्लस और माइनस, यदि इसके अंदर बना हुआ है प्लस और माइनस, तो आप इतना समझ चुके हैं कि ये किस प्रकार के स्रोत हैं। तो प्लस और माइनस देखते हैं, आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि ये किस प्रकार के स्रोत हैं, वोल्टेज स्रोत हैं। तो ये दोनों ही किस प्रकार के स्रोत हैं, वोल्टेज स्रोत हैं। अब इनकी आगे की प्रक्रिया देखिए। अब क्योंकि ये क्या है, किसी ना किसी पर निर्भर है, किसी ना किसी पर आश्रित है, तो जो निर्भर होगा, जो आश्रित होगा, वो आपको कहां, इसके बाहर लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार। यदि यहां V लिखा होगा और यहां I, तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं, V का अर्थात वोल्टेज। तो ये आप कह सकते हैं कि किस पे डिपेंडेंट है, या किस पे आश्रित है, या फिर किससे कंट्रोल हो रहा है, क्योंकि जिस पर ये आश्रित है, कंट्रोल भी तो उसी से हो रहा होगा। तो देखिए, तो इसे हम लिखते हैं, ये देखिए V का मतलब हुआ वोल्टेज, तो वोल्टेज, वोल्टेज ये हो गया क्या, आश्रित लिख सकते हैं आप, निर्भर लिख सकते हैं, या कंट्रोल लिख सकते हैं। तो वोल्टेज कंट्रोल, वोल्टेज कंट्रोल कौन सा स्रोत है ये, अब आप स्रोत की बात करेंगे तो कौन सा स्रोत है, वोल्टेज स्रोत। तो वोल्टेज, वोल्टेज स्रोत। उसके बाद देखिए, अब ये भी किसी से कंट्रोल हो रहा है, तो आई का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, धारा की क्लास याद कीजिए आप। तो प्रतीक क्या आया था उसका, आई। तो धारा कंट्रोल, किससे कंट्रोल हो रहा है, ये धारा से। तो करंट कंट्रोल लिख सकते हैं आप, या धारा कंट्रोल, धारा, या आप लिखेंगे करंट कंट्रोल, करंट कंट्रोल। स्रोत किस प्रकार का है आपका, वोल्टेज। तो करंट कंट्रोल और स्रोत कौन सा है, वोल्टेज स्रोत। यहां तक कोई, मैं मान के चलता हूं कि आपको दिक्कत या किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मैं इसे रिवाइज कर देता हूं। हम पढ़ रहे हैं आश्रित, तो आश्रित को सबसे पहले डायमंड शेप में लिखा जाता है। उसके बाद आश्रित जिससे भी होंगे तो उसे इस डायग्राम से बाहर लिखा जाएगा। ये तो स्रोत हुआ, तो जिससे ये, जिस पर ये आश्रित है या जिससे ये कंट्रोल होगा, वो इसके बाहर लिखा जाएगा। तो V यानी ये वोल्टेज से कंट्रोल हो रहा है, ये I यानी धारा से कंट्रोल हो रहा है। अब मैं आगे आपको बताऊंगा, भी सर्किट ड्रॉ करके भी बताऊंगा कि ये किस प्रकार कंट्रोल हो रहे हैं। तो ये धारा से कंट्रोल हो रहा है, ये वोल्टेज से, इसलिए जिससे कंट्रोल हो रहा है उसे आप पहले लिखेंगे। आगे बात समझ में आपको, उसे आप पहले लिखेंगे। तो वोल्टेज से कंट्रोल हो रहा है, उसके बाद कौन सा स्रोत है, तो वोल्टेज का स्रोत है। ये देखिए धारा से क्या हो रहा है, कंट्रोल, तो करंट कंट्रोल, और स्रोत कौन सा है, वोल्टेज, तो वोल्टेज स्रोत। आगे देखिए, दो हो चुके हैं, अब बात करते हैं हम तीसरे की। वही सेम डायग्राम या प्रतीक हम दोबारा बनाते हैं, इसका के अंदर एरो बना हुआ है, और ये रहा चौथा।
इसके अंदर भी एक एरो। एरो देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किसकी बात हो रही है यहां, धारा स्रोत, क्योंकि अगर ये किसी भी शेप के अंदर बंद है तो वो स्रोत है। तो ये किस प्रकार का स्रोत है, आश्रित प्रकार का स्रोत है। कौन सा स्रोत है, धारा। अब हम करेंगे इसे कंट्रोल। मैंने आपको बताया था जिससे ये कंट्रोल होगा, हो रहा होगा, वो इससे बाहर लिखा जाएगा। तो देखिए इसको आप यदि आप बनाते हैं, अगर आप पीछे वाले अच्छे से समझ चुके हैं तो इसे आप खुद बना सकते हैं। कैसे, ये कौन सा किससे कंट्रोल हो रहा है, धारा कंट्रोल, धारा या करंट कंट्रोल, करंट कंट्रोल, करंट से कंट्रोल हो रहा है। और स्रोत कौन सा है, करंट ही, करंट स्रोत। समझ में आ गया आपको कि करंट कंट्रोल यानी कंट्रोल भी करंट से हो रहा है और स्रोत भी कौन सा है, करंट है। उसके बाद ये देखिए कंट्रोल किससे हो रहा है, वोल्टेज से। तो वोल्टेज कंट्रोल, वोल्टेज कंट्रोल, स्रोत कौन सा है, धारा स्रोत। तो धारा, धारा स्रोत। साथियों इस क्लास को एक बार आप दोबारा देखिएगा, क्योंकि ये थोड़े यदि आपने इसे पहली बार देख रहे हैं, पहली बार समझ रहे हैं, है ना, तो ये एलिमेंट आपको पढ़ने वैसे भी जरूरी है, क्योंकि जब आप आगे केसीएल केवीएल करेंगे वहां आप न्यूमेरिकल में क्यों फंसते हैं, क्योंकि आपके यहां से बेसिक क्लियर नहीं होते। तो ये बेसिक आप यहां से क्लियर कीजिए ताकि आपको केसीएल केवीएल किसी भी न्यूमेरिकल में आप फंसे नहीं। तो एक बार दोबारा नजर मारें यदि हम इन पे, तो आश्रित हमारे पास कौन से होते हैं, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज स्रोत, करंट कंट्रोल वोल्टेज स्रोत, और करंट कंट्रोल करंट स्रोत, और वोल्टेज कंट्रोल धारा स्रोत। धारा स्रोत या इसे क्या बोल सकते हैं, करंट स्रोत। तो मैं मान के चलता हूं कि यहां तक आपको स्रोत ये क्या है, एलिमेंट, और इसके जो तत्व है या परिपथ की जो मेनली परिभाषा आई है, मैं मान करके चलता हूं कि ये आपको बिल्कुल क्लियर है। तो यहां तक आप इस क्लास का अच्छे से रिवीजन करेंगे, इसे दोबारा आप देखेंगे, ठीक है, अच्छे से इसे नोट डाउन करेंगे। और जो हमारी क्लासेस जो इतने दिनों से जो हुई नहीं थी रेगुलर, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और अब से आपको क्लासेस बिल्कुल रेगुलर मिलेगी, आपकी तैयारी में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। साथियों इसी के साथ मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।